हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में आपका कवर करने वाले हैं बिजनेस मैथडोलॉजी जो आपका डीएससी सब्जेक्ट है। तो ये अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो लेक्चर, तो ऑफ कोर्स आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल की पोस्ट में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की पोस्ट सर्च कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिंक मांग लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब है कि जब कोई सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल या रिपीटेटिव प्रोसेस के थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे कहते हैं रिसर्च। अब ये साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, एक के बाद एक स्टेप होते हैं। और आर्ट्स इसलिए है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मल डेफिनेशन लगाई है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। देन आ जाता है की कैरेक्टरिस्टिक। ये सिस्टमैटिक होता है, मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो किया जाता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। इम्पेरिकल मतलब ये ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पे बेस्ड होता है, अजम्पशंस पे नहीं बल्कि एविडेंस पे बेस्ड होता है। क्रिटिकल क्रिटिकल इसलिए क्योंकि इसका जो भी स्टेप होता है ना, उनको हम सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को, पैटर्न को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते तो फालतू में तो कर नहीं रहे होते, हमारा कोई एम तो होता ही है। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रिसर्च यहाँ पे कर रहे होते हो तो आप पर्सनल बाइसनेस बिल्कुल नहीं रखते और बिल्कुल सही चीज़ देखने की कोशिश कर रहे होते हो। रिप्लीकेबल मतलब ये रिपीटेटिव होता है और वेरीफाई किया जा सकता है, मतलब अगर कोई और सेम कंडीशंस लगा के वो चीज़ को वेरीफाई करना चाहे तो वो सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब हम रिसर्च को एज अ 3 डायमेंशन समझते हैं। पहला एज अ वे ऑफ थिंकिंग। हम रिसर्च को एज अ वे ऑफ थिंकिंग भी समझ सकते हैं कि दिमाग में आना, क्यूरियोसिटी जागना, स्कैप्टिस होना, क्वेश्चंस पूछना, जैसे कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, माइंडसेट पुश करना इनोवेशन का, वो होती है रिसर्च। ठीक है। अगर हम इसे एज अ प्रोसेस देखें तो ये स्टार्ट होता है एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस बनाते हैं, देन डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसके साथ साथ हम इसे एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी देख सकते हैं, जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन, मैनेजमेंट या रिसर्च के अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एविडेंस बेस्ड डिसीजन लिया जाता है और वो रिसर्च की हेल्प से लिया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस में डिसीजन ले रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। जैसे मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप उस प्रॉपर्टी के प्राइस के रिगार्डिंग रिसर्च करोगे, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सब रिसर्च करोगे। तो एज अ प्रोफेशन भी हम इसे देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ रिसर्च। रिसर्च हमारा बहुत जगह यूज़ किया जाता है, तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि रिसर्च बिजनेस में कैसे यूज़ होता है, तो हम स्पेसिफिकली बिजनेस रिसर्च सब्जेक्ट पढ़े तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। पहला मार्केट रिसर्च। देखो, कस्टमर के बिहेवियर को समझने में, उसकी नीड प्रीफरेंस को समझने में हम रिसर्च का यूज़ करते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं कि हम सर्वे यूज़ करते हैं या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं ताकि हम समझ सकें। मैंने हर एक के बाद एग्जाम्पल अटैच करा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हमें कोई भी नया प्रोडक्ट लाना होता है तो हमें समझना तो पड़ता है ना कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, फीडबैक लेते हैं लोगों से टेस्ट करके कि भाई ये जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किया आपको पसंद आया नहीं, तभी तो आपको फ्री सैम्पल्स दिए जाते हैं। देन कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर ये सामान क्यों बाय कर रहा है, उसका बाइंग डिसीजन कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या क्या चीज़ें जो उसके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है रिसर्च में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम रिसर्च का यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें कि एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के क्यों जा रहा है, मतलब टर्नओवर क्यों हो रहा है, और हमारी जो ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की वो कितनी इफेक्टिव है, इस चीज़ के लिए हम रिसर्च यूज़ करते हैं। ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन। देखो, जितनी भी सप्लाई चेन के अंदर, सप्लाई चेन क्या होता है कि सामान कैसे आ रहा है प्रॉपर, वो सप्लाई चेन होती है। तो सप्लाई चेन में जितनी भी इनएफिशिएंसी या लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्यों ये चीज़ हो रही है और उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। देन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हो, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है कि आप कोई बड़ा सामान परचेस करने वाले होते हो तो उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है। या फिर आप रिस्क एनालाइज करते हो कि अगर मैं सामान लूँगा तो फ्यूचर में मुझे कितना रिस्क रहेगा, मार्केट को फोरकास्ट करते हो, ये सब आता है रिसर्च इन अ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। देखो, अब आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके अपना एडवर्टाइजमेंट तो करा लिया, बट उसको मीज़र भी तो करना होता है ना कि आपने जो चैनल सेलेक्ट करे हैं वो सही है या नहीं, आपने जो मैसेज दिया है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो उसमें हम रिसर्च यूज़ करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। देखो, अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है किसी भी कंपनी के थ्रू, तो ऐसे तो है नहीं हवा में ले लिया जाएगा, पहले वो कुछ इनसाइट्स देखेंगे। इनसाइट्स मतलब
कि पहले क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं पहले देखूंगी कि अभी मेरे पुराने प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन सारे बेसिस पे हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अगर किसी को मर्ज करना होता है, दो कंपनी साथ में मर्ज हो रही होती है, तो पहले आप ये तो देखोगे ना सामने वाली कंपनी अच्छी है या नहीं है, ऐसी जाके मर्ज हो जाओगे, तो वहाँ पे भी हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि बिजनेस के अलावा ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो सोशल साइंस में, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ये नॉर्मल आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था। देन इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च की, कि अनसर्टिनिटी रिड्यूस कर देती है। आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है, तो आप हवा में कोई डिसीजन नहीं लेते। आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प करती है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें हम रिसर्च करके फोरकास्ट कर लेते हैं, मतलब पता कर लेते हैं कि एक बना लेते हैं कि हाँ ऐसे चीज़ें हो सकती है, तो चीज़ें प्रिडिक्ट करके हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट, इनोवेशन प्रोडक्ट लाने में या किसी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाने में रिसर्च हेल्प करती है। कंपटीशन को कम करने में, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करने में भी हमें रिसर्च हेल्प करती है। और क्योंकि ये एविडेंस प्रोवाइड करती है, तो बिजनेसेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हमें जस्टिफिकेशन ज़्यादा देना नहीं पड़ता, क्योंकि हम जितनी भी रिसर्च करते हैं उसकी हेल्प से ही हम डिसीजन लेते हैं। देन ये डिफरेंस दे रखा है अकेडमिक और प्रैक्टिकल रिसर्च के बीच में, ये नॉर्मल पढ़ लीजिएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन अ बिजनेस, क्योंकि आप लोगों का थ्योरी पेपर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च थे ना बिजनेस में, उन्हें और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में निकाल के रखा है। आप बिल्कुल सिंपल है, जो ऊपर समझाया ना वही चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप यहाँ जब मैं से नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो नोट्स रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कम कंटेंट आपके पास होता है और आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते। जस्ट फॉर दैट मैंने ये सब लिखा है। अब आ जाता है टाइप ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च डिफरेंट तरह की होती है, किस पर्पस के लिए हमने करी है, किस टाइम फ्रेम में करी है, कैसा डेटा कलेक्ट करा है, इस बेसिस पर रिसर्च कई तरह की होती है। तो अब लिख लेते हैं कौन कौन सी रिसर्च हमारे पास है। सबसे पहले है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम ह्यूमन बिहेवियर को, उसके ह्यूमंस के एटीट्यूड को, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ नॉन न्यूमेरिकल डेटा को समझने की कोशिश करते हैं वर्ड, इमेज और ऑब्जर्वेशन के हेल्प से। ये एकदम सब्जेक्टिव होती है, और यहाँ पे डेटा जो कलेक्ट किया जाता है ना, ओपन एंड कलेक्ट किया जाता है, मतलब इंटरव्यू के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू, पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, और इससे हम बहुत ही इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं किसी भी सोशल या साइकोलॉजिकल फिनोमिना की। यहाँ पे मैंने एग्जांपल अटैच किया, आप देख सकते हैं। देन आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च नाम ही बता रहा है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे कोई भी पैटर्न या ट्रेंड हम निकालते हैं, कोई भी रिलेशनशिप निकालते हैं। जनरली हम यहाँ पे स्टैटिकल टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने तो पढ़ा ही है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कितने सारे स्टैटिकल टूल्स हम यूज़ करते थे, तो वो वही सेम था। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब टू द पॉइंट, कोई बाइसनेस नहीं होती है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर टूल यूज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चनेयर, स्टैटिकल टेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, और इसे हम ये जो रिसर्च आती है, इसे ग्राफ, टेबल या चार्ट के फॉर्म में हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। देन आ जाती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, जब हम सेम सब्जेक्ट पे या सेम चीज़ पे बहुत टाइम तक काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं और फिर कोई ट्रेंड डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे फोकस जो करा जाता है चेंज ओवर द टाइम, मतलब आज से लेके 15 साल में क्या चेंज आ रहा है उस पर फोकस किया जाता है, चेंज पे फोकस किया जाता है। ये ऑब्जर्वेशनल या एक्सपेरिमेंट होता है। देखो इसे एग्जाम्पल से समझो कि हमने ना 100 MBA ग्रेजुएट्स जो थे, MBA करके जो लोग ग्रेजुएट हुए थे, उन्हें फॉलो किया और देखा कि 10 साल में वो कितना कुछ अचीव कर पाते हैं, अपनी डिग्री की वजह से कितना अर्न कर पाते हैं। तो यहाँ क्या है कि हम लॉन्ग टाइम तक चेंज देख रहे हैं। देन आ जाता है हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी फिनोमिना को, किसी भी चीज़ को देखते हैं, मतलब बस उस टाइम पे क्या चीज़ हो रही है। वहाँ पे क्या था कि पूरा टाइम, लॉन्ग टाइम तक देख रहे थे, यहाँ क्या बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे देख रहे हैं। जैसे कि एक कंपनी ने सर्वे करना था कि एम्प्लॉय कितने जॉब सेटिस्फेक्शन है ड्यूरिंग अ सिंगल मंथ, मतलब सेम टाइम पे, बस एक छोटे से टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय कितने सेटिस्फाई हैं। देन फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च, यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई नई थ्योरी, बिल्कुल बेसिक से कोई नई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो करी जाती है रिसर्च, वो क्यूरियोसिटी और डिज़ायर टू एक्सपेंड द अंडरस्टैंडिंग की वजह से की जाती है। ये थ्योरेटिकल होती है नेचर में, और इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारी एकेडमिक नॉलेज में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि एक रिसर्चर ने एक्सप्लोर करना था साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉमर्शियल एम, मतलब कोई कॉमर्शियल एम नहीं था कि कोई पैसे मेरे को मिलेंगे या कुछ होगा, बस डायरेक्टली बस अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से देखना था कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल कॉज क्या होता है ह्यूमन के मोटिवेशन के। देन आ जाता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का एम होता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना,
कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ताकि अच्छे से हम डिसीजन ले पाएँ। ये प्रॉब्लम फोकस होती है। इसका एम होता है कि नॉलेज को अप्लाई करके कोई सॉल्यूशन डेवलप करना। जैसे कि कंपनी जो है वो नई एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रही है कि किस तरीके से वो सेल इंक्रीज कर सकती है, और इसके लिए वो रिसर्च लगा रही है, अप्लाइड रिसर्च लगा रही है। देन कॉन्सेप्शनल रिसर्च। कॉन्सेप्शनल रिसर्च का एम होता है किसी आइडिया या थ्योरी को निकालना। इसमें कोई भी इंपेरिकल डेटा का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, कोई भी एविडेंस प्रॉपर, जैसे कोई फैक्ट वगैरह नहीं होता। बस ये एनालाइज करता है किसी कॉन्सेप्ट को, और लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई इंपेरिकल डेटा नहीं होता। इसमें री एग्जामिन, मतलब जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, ऑलरेडी बनी हुई थ्योरीज है, बस उन्हें री एग्जामिन किया जाता है। और ये यूजफुल होता है फिलोसफी, मैनेजमेंट थ्योरी और लिटरेचर के लिए। जैसे कि एक स्कॉलर था, पेपर लिख रहा है वो, और उसका पेपर क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप है उसे रीडिफाइन कर रहा है। पेपर लिख रहा है कि किस तरीके से वो रीडिफाइन कर सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप को डिजिटल एरा में, सर्वे को कंडक्ट करे बगैर। मतलब उसने कोई स्पेसिफिकली सर्वे जाके कंडक्ट नहीं किया, कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया, बस नॉर्मली उसने चीज़ें पढ़ी, देखी और लिख दिया। देन आ जाता है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है कि हम रियल वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस, और फिर देखते हैं। मतलब ये ऊपर वाली रिसर्च का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डेटा कलेक्ट करा जाता है, हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट है, वो टेस्ट कर रहे हैं ड्रग का इफेक्ट पेशेंट्स पे क्लिनिकल ट्रायल की हेल्प से, और फिर एम्पेरिकल रिसर्च इसे ही कहते हैं। देन करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। अब एक अच्छी रिसर्च की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, देखो यहाँ पे मैंने लगभग 11 से 12 करेक्टरिस्टिक आपको प्रोवाइड करी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये पूरी याद कर लो, जितनी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से वो आप याद कर लेना। मैं यहाँ 5 से 6 करेक्टरिस्टिक आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बाकी करेक्टरिस्टिक काफ़ी सिंपल है। पहला, क्लियर पर्पस और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। आपकी क्या रिसर्च आप करने वाले हो, क्यों कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ है क्यों कर रहे हो, वो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हो, तो क्या ही फायदा है ऐसी रिसर्च का, क्या रिजल्ट निकालोगे तुम। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर मेरा एम है कि मैं एनालाइज करना चाहती हूँ कि जो एम्प्लॉय इतना ज़्यादा क्यों छोड़ के जा रहे हैं बिजनेस को, कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों इतना बढ़ रहा है। अब कई सारे रीज़न हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीज़न हो सकते हैं, लीडरशिप इशू हो सकते हैं, जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। तो मेरा एम तो क्लियर है ना कि मुझे देखना है एम्प्लॉय छोड़ के क्यों जाना है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। गुड रिसर्च के अंदर लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, लिटरेचर रिव्यू करे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करी, रिसर्च डिजाइनिंग, ये सारे स्टेप हम फॉलो करते हैं, और स्ट्रक्चर्ड वे में हमारी रिसर्च चल रही होती है। दूसरा, एम्पेरिकल एंड एविडेंस बेस्ड। अब हमारी रिसर्च ना हवा में नहीं होनी चाहिए कि बस हमने ऐसी किसी के मुंह से बात सुन ली, मीडिया में बात सुन ली, सोशल मीडिया पे बात सुन ली, वो नहीं होता। ऑब्जर्वेबल, वेरीफाई और मीजरेबल एविडेंस होने चाहिए हमारी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए। जैसे रादर देन एज्यूमिंग कि कस्टमर प्रीफर प्रोडक्ट ए ओवर बी, गुड रिसर्चर वुड कंडक्ट अ सर्वे और एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट द क्लेम। मैंने बस नॉर्मल ये कहने की जगह कि एक जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट ए को परचेस करेगा, बी को नहीं, इसकी जगह मेरे को क्या करना होगा कि सर्वे करना होगा, देखना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं ये कह सकती हूँ। देन रिप्लिकेट एंड वेरिफिलिटी, मतलब रिप्लिकेटी एंड वेरीफेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई और भी उस रिसर्च को कॉपी कर रहा है ना, मतलब आपकी रिसर्च जो आपने कह दिया कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है, अगर वो कोई और कर रहा है और वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो सेम ही काम कर, सेम ही उसके पास भी रिजल्ट आएगा जो आपके पास आया। देन ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप अगर कोई गुड रिसर्च होती है ना, तो उसमें बाइजनेस नहीं होती कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल अपने इमोशंस को साइड रख के आप रिसर्च करते हो। देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि कितने अच्छे से रिसर्च को मीजर किया जा सकता है, ठीक है। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट होगा ना वो कंसिस्टेंट होगा और स्टेबल होगा ओवर अ टाइम, मतलब बार बार उसका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। अगर आज मैंने कोई अपना रिसर्च करके कोई थ्योरी बनाई है, तो वो सिर्फ आज के लिए नहीं, ओवर द टाइम वो सेम ही रहने वाला है, तो दैट इज़ रिलायबिलिटी। देन एथिकल कंडक्ट। एथिक्स का मतलब देखो, अब आप अच्छी रिसर्च कर रहे हो तो उसमें एथिक्स फॉलो होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी की प्राइवेसी हैम्पर नहीं करोगे, इंश्योर करोगे कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वो किसी के कंसेंट से ही ली है, फालतू में किसी का डेटा नहीं चुराया है, और आपने कोई भी फॉल्स डेटा नहीं लगाया। अब इसमें बाकी के ये सारी पॉइंट्स दे रखे हैं, आप रोक के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 11 से 12 पॉइंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारा डेटा।
देन स्टेप टू द रिसर्च प्रोसेस। अब रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या स्टेप है? सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग क्लैरिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आपको ये देखना है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि किस प्रॉब्लम या किस इशू को या किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप रिसर्च करने वाले हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप गैप एनालाइज करते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज में कहाँ गैप हो रहा है, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डेवलप करते हो स्टेक होल्डर के साथ, और प्रिलिमिनरी लिटरेचर्स को रिव्यू करते हो। जैसे कि researcher problem could be defined कि what are the factor influencing customer attribute to our service division। then आप उससे related रिव्यू लिटरेचर्स को रिव्यू करते हो। मतलब जैसे मान लो मेरे को किसी फाइनेंस के टॉपिक पर रिसर्च करनी है, तो मैं उस फाइनेंस के टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं या जितनी भी बुक्स वगैरह मुझे अवेलेबल होगी, मैं वो पढ़ूंगी। मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपना बिल्ड करूंगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि आप प्रीवियस फाइंडिंग्स को पढ़ते हो, देन रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हो, हाइपोथेसिस उसकी देखते हो, देन आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। अब इस स्टेज पे रिसर्चर क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर पाता है कि क्या वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है और क्या क्या हाइपोथेसिस वो यूज़ कर रहा है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? क्या क्या अजम्पशंस वो यूज़ कर रहा हो अपने जैसे रिलेशनशिप्स डिफाइन करने के वेरिएबल्स के बीच में। हाइपोथेसिस आपकी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, रैशनल, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकती है। देन रिसर्च डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो? पूरा अपनी स्टडी आप कैसे करने वाले हो उसका ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते हो। कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, मीज़र कैसे करोगे, डेटा को कैसे एनालाइज करोगे। अब रिसर्च डिज़ाइन जैसे होता है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, क्रॉस सेक्शन। आगे जैसे जैसे आप यूनिट्स पढ़ोगे ना, आपको ये सारी चीज़ें अभी यूनिट्स में आएंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या होता है कि हम एक छोटा सबसेट ले लेते हैं पूरे पॉपुलेशन का, ताकि हम एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर पाएँ पूरी की पूरी पॉपुलेशन को। अब इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी लेते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके मेथड्स होते हैं, ये भी आगे पढ़ोगे। जैसे कंपनी ने क्या किया, 10,000 के डेटाबेस में से कोई रैंडमली 200 कस्टमर ले लिए ताकि वो अपनी स्टडी कर सके, दैट इज सैम्पलिंग। फिर डेटा कलेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, आप वेरियस सोर्सेज से और बल्कि रिलीवेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन करते हो और ऑब्जेक्टिव भी देखते हो। अब डेटा आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है कि आपने खुद कलेक्ट किया है, फर्स्ट हैंड डेटा है। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है कि ऑलरेडी पब्लिश था और आपने वहाँ से उठा लिया, जैसे जो नीति आयोग वगैरह डेटा पब्लिश करता है, आपने वो ले लिया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा का प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। आपने डेटा लिया है, उसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी होंगी, कुछ मिसिंग होगा। ठीक है, उसको ठीक करना, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने में हम क्या कहते हैं, डेटा प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मतलब एक अच्छा डेटाबेस क्रिएट करना फॉर एनालाइजिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है कि डेटा को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो डेटा कलेक्ट किया था ना, उसको एनालाइज किया जाता है वेरियस स्टैटिकल एंड क्वालिटेटिव मेथड्स की हेल्प से, ताकि हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सके या रिलेशन या ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। जैसे क्वालिटेटिव एनालाइज क्या होता है कि आप मीन, मीडियन, मोड निकाल लेते हो, टी टेस्ट वगैरह कर लेते हो। क्वालिटेटिव में क्या होता है, थीमेटिक, कॉन्स्टेंट, नरेटिव कर लेते हो। ठीक है, देन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, जो फॉर्मुलेट करी है, उन्हें टेस्ट करते हैं कि क्या वो सच में सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, और इसके लिए हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, आप सब पढ़ोगे आगे यूनिट्स में, सब है, ये सब हम यूज़ करते हैं। देन रिपोर्ट राइटिंग, लास्ट स्टेप। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने अभी तक रिसर्च करी थी, हम उसे एक पेपर पे, 2 पेपर पे, 3 पेपर पे, 15 पेपर पे लिख देते हैं। एंटायर रिसर्च को हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ओके, गुड रिसर्च के अंदर अच्छे से टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन, रिव्यू, लिटरेचर, ये कंटेंट थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा निकाला है ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है। देन आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ रिसर्च से रिलेटेड जो कि आपके सिलेबस में है। पहला कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्शन, वेरिएबल, प्रोपोर्शन एंड हाइपोथेसिस। एक एक करके पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक आइडिया, एक एक्सप्रेशन जो स्पेसिफिक इंस्टेंस, मतलब स्पेसिफिक एग्जाम्पल से या स्पेसिफिक किसी ऑब्जर्वेशन से आपने डराइव किया होता है। कॉन्सेप्ट मेंटल या इमेज या फिर कोई आइडिया होती है और ये क्लैरिफाई करती है किसी भी एम्पेरिकल डेटा को, जैसे कि लीडरशिप, मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। आप इनकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, दे आर द कॉन्सेप्ट। देन आ जाता है कॉन्स्ट्रक्चर। कॉन्स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप डेलिबरेटली किसी कॉन्सेप्ट को इन्वेंट कर रहे हो ताकि आप साइंटिफिक स्टडी डिफाइन कर सको, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। इन्हें आप डायरेक्टली ना तो ऑब्जर्व कर सकते हो, बट सिर्फ मीजर करा जा सकता है मल्टीपल इंडिकेटर्स की हेल्प से। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिया, 2 लाइन का, वो पढ़ लेना।
यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन कंस्ट्रक्टेड है क्योंकि आप इसे मीजर कर सकते हो किसी इंडिकेटर्स की हेल्प से, जैसे पे की हेल्प से, वर्क की हेल्प से, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की हेल्प से। इसको आप ऐसे प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, बट यू कैन मीजर इट। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, हर एक के लिए अलग अलग है, और फिर उसको आप मीजर करना चाहते हो। देन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई करेक्टरिस्टिक या नंबर जिसे मीजर किया जा सकता है और उसे वैल्यू में क्वांटिफाई किया जा सकता है, मतलब न्यूमेरिकल टर्म में जिसे लिखा जा सकता है और जो चेंज होता रहता है ओवर अ टाइम। ठीक है, उसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जिसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख रहे होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जो आउटकम, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स के आउटकम्स आते हैं। कंट्रोल्ड वेरिएबल मतलब जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक्सट्रोनस जो कंट्रोल नहीं हो सकते, वो अनइंटेंशनली रिजल्ट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सबके दिए हैं। देन आ जाता है प्रपोजिशन। प्रोपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो रिलेशनशिप बताता है दो या दो से ज़्यादा कॉन्सेप्ट का। बट ये प्रपोजिशन कोई भी एम्पेरिकल पे बेस नहीं होता, मतलब किसी डेटा पे बेस नहीं होता ये कि हाँ कोई टेस्टेड डेटा है उस पर प्रपोजिशन बेस्ड है, नहीं, बस एक थ्योरेटिकल लिंकेज बताता है रिसर्चर फ्रेमवर्क और थ्योरी के बीच में। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये लॉजिकल और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं बस। ये हाइपोथेसिस डेवलप करने में हेल्प करते हैं और ये क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में, इन्हें आप मीजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने नॉर्मल बोल दिया कि हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी, इसका कोई मैंने डेटा वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। देन आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि टेस्टेबल स्टेटमेंट होते हैं ये, जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, और ये भी रिलेशनशिप ही डिफाइन करते हैं। ऊपर वाले में क्या था कि वो रिलेशनशिप तो डिफाइन कर रहा था बट हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं टू या मोर वेरिएबल के बीच में, और इसे हम टेस्ट कर सकते हैं अपने डेटा के बेसिस पे। इसकी करेक्टरिस्टिक है कि हाइपोथेसिस स्पेसिफिक और मेजरेबल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, रिलेशनल डिफाइन करते हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे मैंने दे दिया है इनका एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। देन आ जाता है थ्योरी एंड मॉडल एंड द बिजनेस रिसर्च। थ्योरी क्या होती है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, प्रपोर्शन, जो एक्सप्लेन करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी फिनोमिना को या किसी भी रिलेशनशिप को। जैसे कि आपकी मेस्लो हायरार्की थ्योरी है, और बहुत सारी थ्योरी है, साइंस वालों के लिए अलग अलग थ्योरी होंगी, तो वही होता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, आप इसे याद कर सकते हो। इसे ऐसे कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं, इसे समझाने की कोई ज़रूरत है। यहाँ पे एक और मैंने एक डेफिनेशन अटैच की है जो बहुत ही सिस्टमैटिक है, आप देख सकते हो। थ्योरीज जो होते हैं ना वो गैसेस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मैंने गैस कर दिया और मैंने उसे बोल दिया थ्योरी, नहीं, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी होंगी, कोई एम्पेरिकल एविडेंस देखा होगा, फैक्ट देखा होगा, उसके बाद मैंने वो थ्योरी डिफाइन करी होगी, जैसे मेस्लो हायरार्की ऑफ द नीड थ्योरी। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है, जनरलाइजेशन होता है, और एम्पेरिकल बेस मतलब डेटा इसके पीछे सपोर्ट में होता है। ठीक है, अब थ्योरी का रोल क्या है रिसर्च के अंदर, कि थ्योरी हमें गाइडिंग रोल प्ले करती है। कैसे, क्योंकि फोकस करती है रिसर्च के की वेरिएबल्स पे, हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करती है, फ्रेमवर्क डिज़ाइन करती है, और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी रिसर्च की इन्हांस करती है। देन आता है व्हाट इज मॉडल। मॉडल क्या होता है, किसी भी रियलिटी का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन मॉडल कहलाता है। कुछ भी रियल में हो रहा है उसको आपने सिंप्लीफाइडली रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज मॉडल। ये इलस्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल इंटरैक्ट करते हैं एक साथ। रिसर्च मॉडल में देखो तो रिसर्च मॉडल विजुलाइज करता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, हाइपोथेसिस टेस्ट करता है और एक्सप्लेन करता है प्रोसेस। मॉडल की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है आपको। मॉडल का फंक्शन क्या होता है, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, ये सिंप्लीफाई करता है और डिस्क्राइब करता है कोई भी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिंपल फॉर्म में। ठीक है, ये किसी भी थ्योरी को एक्सटेंड करता है, मतलब कोई थ्योरी ऑलरेडी थी तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी। टेस्ट सिनेरियो और हाइपोथेसिस विदाउट अल्टरिंग रियल वर्ल्ड सिस्टम, मतलब ये हाइपोथेसिस बनाता है, रियल वर्ल्ड सिस्टम को हटाए बगैर नई नई हाइपोथेसिस डिज़ाइन करता है, और ये प्रिडिक्शन भी जनरेट करता है। बिजनेस के मॉडल में तो नॉर्मल यही है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाली थ्योरी, जो आपको पता है मॉडल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला मॉडल, अगर आपको पता होगा तो। यहाँ पे मैंने इनका डिफरेंस दे रखा है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, आप रोक के पढ़ लेना। देन थ्योरी और बिजनेस, इसका यूज़ क्या होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस डेवलप करती है, मॉडल क्या करते हैं, उन थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, देन एग्जाम्पल दे रखा है। अब आ जाता है हमारा लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं और लिटरेचर को रिव्यू कैसे करते हैं। तो देखो, लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि एक अच्छा सर्वे बनाने के लिए आपको
एग्जिस्टिंग रिसर्च जो है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, मान लो मैंने मैंने सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के बारे में, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट है मैं उन सबको रिव्यू करूँगी, उन सबको पढ़ूंगी। यही होता है लिटरेचर रिव्यू, कि जो भी उसके रिगार्डिंग डेटा है आप वो पढ़ रहे हो, बैकग्राउंड समझूंगी, नॉलेज में गैप कहाँ आ रही है वो समझूंगी, और जस्टिफाई करूँगी कि मुझे नई रिसर्च की ज़रूरत क्यों है। अब ऑलरेडी इतनी रिसर्च हो रखी है, इतना डेटा अवेलेबल है, तो नई रिसर्च करनी क्यों है, वो भी तो जस्टिफाई करना होता है ना, तो वो किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कि कॉन्टेक्चुअलाइज करना रिसर्च को, मतलब अकेडमिक कॉन्वर्सेशन को ब्रॉडर टर्म में समझना, आइडेंटिफाई करना कि कहीं पर रिसर्च गैप आ रहा है या नहीं, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो अब तक किसी ने जिसने उस पर रिसर्च नहीं करी है, कोई भी अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया है या नहीं। डुप्लीकेशन को अवॉइड करना, देखो अगर ऑलरेडी उस चीज़ पर रिसर्च हो रखी है और मैं उस पर रिसर्च करने लग जाऊँ तो दिक्कत है, तो डुप्लीकेशन प्रिवेंट करना। मैथडोलॉजी देखना, देखो अगर मैं ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग रिसर्च करे हुए पेपर्स पढ़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, टूल, टेक्निक कौन सी है जो अर्लियर स्टडी में यूज़ की है, और ये थियोरटिकल फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता है। देन आते हैं कि कैसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करनी है। फिर रिलीवेंट सोर्स ढूंढो, बुक, प्रीव्यू, जो भी सारी चीज़ें सोर्स ढूंढो। फिर उन सोर्स को देखो कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। क्रेडिबिलिटी मतलब कि वो सही है भी या नहीं, विश्वास कर सकते हो आप उन पे या नहीं, क्रेडिबिलिटी देखो। फिर उन्हें सिस्टमैटिक और थॉटिकल या कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में उन रिसर्च को, फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करो, और फिर उनके बीच का रिलेशनशिप, कॉन्ट्राडिक्ट और गैप जो है वो हाईलाइट करो। यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, रोक के पढ़ लेना। अब फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, अब हम रिसर्च के क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। अब पहले समझते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी स्टडी का जो स्कोप है वो नैरो कर देते हैं। ये सूटेबल रिसर्च मेथड हमें प्रोवाइड करने में, सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। रिलीवेंट वेरिएबल्स हमें डिटरमाइन करने में कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमें लेने चाहिए इसको रिसर्च करते हो वो डिफाइन करते हैं, और गाइड करते हैं डेटा कलेक्ट करने में और एनालाइज करने में। गुड क्वेश्चंस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है। पहला, वो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि सामने वाला देख के समझ जाए। फोकस्ड, मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, जैसे मैंने लिख दिया आपके एग्जाम में, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बिजनेस मैथडोलॉजी, डिफाइन बिजनेस मैथडोलॉजी एंड एक्सप्लेन उसका पूरा स्कोप, जैसे पूरा का पूरा स्कोप है। अब इतने सारे टर्म में रिसर्च मैथडोलॉजी यूज होता है और तुम्हें कुछ नंबर नहीं डिफाइन करे, तुम्हें कुछ नंबर नहीं डिफाइन करे कि 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, तो कितना बड़ा स्कोप हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए ना जो टू द पॉइंट होने चाहिए और आप नैरोली उनका आंसर कर सको। रिसर्चेबल मतलब उन पे इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। सिग्निफिकेंट मतलब वो नई नॉलेज या प्रैक्टिकल वैल्यू में आपकी हेल्प करना चाहिए। एथिकल, किसी भी पार्टिसिपेंट को हार्म ना करे, किसी के राइट वॉलेट ना करे। देन एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, कितने तरह के रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव होते हैं जहाँ पे हम कॉमन रीजन लिख रहे होते हैं, जैसे कि मैंने कॉमन, जहाँ पे कोई हम एक प्रॉपर किसी चीज़ का आंसर दे रहे होते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर इन अ स्टार्टअप। कंपैरेटिव, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, जैसे हाउ डज रिमोट वर्क कंपेयर टू ऑफिस वर्क इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैजुअल मतलब नॉर्मल एक्सप्लेन करते हैं, जैसे डज एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंप्रूव द सेल परफॉर्मेंस। एक्सप्लोरेटरी, हम किसी फैक्ट फिगर को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर ट्रस्ट इन AI पावर्ड सर्विसेज। देन यूजिंग अ लिटरेचर रिव्यू टू बिल्ड द रिसर्च क्वेश्चन। अब हम लिटरेचर रिव्यू का कैसे यूज़ करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को बिल्डअप करने में। हम एग्जिस्टिंग स्टडीज़ को देखते हैं, फिर गैप आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं और उसके रिगार्डिंग फिर रिसर्च क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे प्रोसेस का पूरा एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे मैंने पढ़ना है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वो कैसे हो रहा है, कस्टमर कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं लिटरेचर रिव्यू करूँगी, पास स्टडी पढ़ूंगी कि डिलीवरी स्पीड क्या रही, कस्टमर की सर्विस क्या रही, वेबसाइट की यूजिबिलिटी क्या रही, वो सब पढ़ूंगी। फिर मैं देखूंगी कि गैप कहाँ आया, किस चीज़ पर लिमिटेड रिसर्च की गई। तो लिमिटेड रिसर्च की गई ऑन इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऐप इंटरफेस ऑन सेटिस्फेक्शन। अब तक ये नहीं देखा गया कि मोबाइल का जो इंटरफेस था, मतलब जो ऐप का इंटरफेस था वो कितना अच्छा था, उससे कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं। अब मैं रिसर्च क्वेश्चन बना सकती हूँ कैसे, अब मैं देखूंगी कि हाउ डज द यूजिबिलिटी ऑफ मोबाइल ऐप अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही मतलब एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। अगर तुमने नहीं समझ आया तो पीछे जाके दोबारा रिवाइंड करके देख लो, बिकॉज इससे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, द फिलॉसफी ऑफ द रिसर्च इंडक्शन एंड डिडक्शन अप्रोच।
तो अब हम पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी वो बिलीव या अजम्पशन होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमें डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसे कैसे एनालाइज करना है और इंटरप्रेट कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर रिसर्च फिलॉसफीज हमें पढ़नी है। पहली है पॉजिटिज्म। पॉजिटिविज्म ये कहता है कि जो भी रियलिटी है ना वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम उसे मीज़र कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड्स पे एम्फसाइज करता है। इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, ठीक है। देन आ जाते हैं इसके की फीचर्स। तो रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। इनका मानना है कि ह्यूमन का परसेप्शन कोई मैटर नहीं करता, रियलिटी उससे बहुत अलग है, इंडिपेंडेंट है। रिसर्चर आर डिटैच एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। और ये मानता है कि जो रिसर्चर है ना उनके अंदर इमोशंस ही नहीं है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वो थॉट रखते हैं, बिल्कुल बाइस नहीं होते। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज़ किए जाते हैं जैसे सर्वे, एक्सपेरिमेंट या स्टैटिक्स। इसका एम होता है कि जनरलाइजेशन करना और रिप्लिकेट करना। जैसे स्टडी की जा रही है स्ट्रक्चर्ड सर्वे की, ताकि हम एनालाइज कर सके कंज्यूमर की प्रीफरेंस अक्रॉस द डेमोग्राफिक्स। देन नेक्स्ट हमारी थ्योरी है इम्परेटिव। ये कहती है कि रियलिटी जो है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मतलब लोगों ने ही रियलिटी बनाई है, लोगों के परसेप्शन के बगैर, ह्यूमंस के इन्फ्लुएंस के बगैर रियलिटी है ही नहीं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च पे ज़्यादा मतलब एम्फसाइज करती है। इसकी जो डेफिनेशन वो है कि सोशल वर्ड इज क्रिएटेड एंड इंटरप्रेटेड सब्जेक्टिवली बाय द पीपल। इसका कहना है कि लोग जो हैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको वर्ड्स में लिखते हैं, उसको मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, और इस मीनिंग को समझना, उनके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, यही हमारी रिसर्च है। ये फोकस करती है अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन के एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट की, किस एक्सपीरियंस में, क्या कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें रही। रिसर्च जो है इसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहती है, मतलब डेटा कम रहता है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहती है। यहाँ पे इंटरव्यू, केस स्टडी ली जाती है, ठीक है। रियलिज्म जो है ना वो बीच में आती है, ये ब्रिज करती है गैप बिटवीन पॉजिटिज्म एंड इंटरप्रिटिज्म। ये बिलीव करती है कि रियलिटी जो है ना वो इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट करती है, बट इंडिविजुअल के द्वारा इंडिविजुअली इंटरप्रेट की जाती है। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को समझ रही हूँ, मैं मानती हूँ कि मेरे सामने एक बॉटल रखी है, ठीक है, उसमें पानी आधा भरा है और आधा खाली है। सिंपल बात है कि बहुत नॉर्मल सा फैक्ट है कि बॉटल रखी है उसमें पानी भरा हुआ है, बट मैं जो उसे समझ रही हूँ वो अलग तरीके से समझ रही हूँ कि जी आधा ग्लास खाली है। आप जो समझ रहे हो आप पॉजिटिव तरीके से समझ रहे हो कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो वो यही कह रहा है कि इंडिपेंडेंट तो रहती है रियलिटी, बट ये इंटरप्रेट करी जाती है डिफरेंट बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये वाली थ्योरी एक्सेप्ट करती है बोथ द ऑब्जर्वेबल डेटा एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, और ये रिकोनाइज करती है मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर्स को और माइक्रो लेवल परसेप्शंस को, कि इकोनॉमी पॉलिसी मतलब मैक्रो लेवल के स्ट्रक्चर्स, अगर आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझ आ रहा होगा इसे, और माइक्रो परसेप्शंस का मतलब इंडिविजुअल का परसेप्शन। देन हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन एंड डिडक्शन अप्रोच। देखो दो अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से बिगिन करते हैं, फिर उसे ब्रॉडर और जनरलाइज टर्म में देखते हैं। यहाँ पे हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं कि पहले हम स्पेसिफिक पैटर्न देख लेंगे, फिर उसमें रिलेशनशिप या ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और फिर थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि हाई स्टाफ टर्नओवर हो रहा है बहुत सारे स्टार्टअप में, फिर मैंने एक थ्योरी डेवलप की अबाउट द रोल ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन अ रिटेंशन, कि क्या रोल होता है लीडरशिप स्टाइल का रिटेंशन में। तो मैंने यहाँ एक तिनके से शुरुआत की और मैंने पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। दिस इज कॉल्ड हमारी इंडक्टिव थ्योरी। अब आ जाते हैं इसकी बिल्कुल उल्टी डिडक्टिव थ्योरी, टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग थ्योरी या हाइपोथेसिस उठाते हैं और उन्हें डेटा के साथ टेस्ट करते हैं कि क्या वो रियलिटी में सही है या नहीं। ये थ्योरी बिगिन होती है एक थ्योरी के साथ ही, फिर हम टेस्टेबल हाइपोथेसिस देखते हैं और उसके बाद डेटा कलेक्ट करके देखते हैं कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। मान लो मेरे एग्जांपल इसका है कि मैंने एक हाइपोथेसिस ले ली कि जो रिमोट वर्क ऑप्शन है वो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब मैं बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करूँगी और चेक करूँगी कि क्या ऐसा सच में है, और फिर देखूँगी कि मुझे इस वाले ऑप्शन को, मतलब इस वाली हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस दे रखी है, यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस, इसका कंपैरिजन प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाती है।